नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मिश्रा। आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कंपनी वर्सेस एलएलपी। कि अगर जो है आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपको सिलेक्शन करना है कि अगर मेरे को बिज़नेस करना है तो मैं कंपनी के मॉडल पे जाऊँ, कंपनी के लिए जाऊँ या फिर एलएलपी के ऑप्शन पे जाऊँ। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस दोनों में क्या हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, प्रॉज एंड कॉन्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है आज, उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि एलएलपी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड देन एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलएलपी की, तो आपको मैं बताऊंगा एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under Limited Liability Partnership Act 2008, and it is a legal entity separate from that of its partners and it shall have a perpetual succession। क्या होता है ये मैं पूरी चीज़ आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। सिंपली अगर आप समझें तो नंबर एक, कोई भी एंटिटी जो एज पर एलएलपी एक्ट रजिस्टर हो रही है दैट शैल बी कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नंबर वन। नंबर टू, जो भी इसके पार्टनर्स होते हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, जो उनकी आइडेंटिटी है, ये इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एलएलपी। तीसरी चीज, जो एलएलपी है इसका जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट मींस कि कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी आपका पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, किसी भी पार्टनर के एडमिट होने से या किसी भी पार्टनर के एग्जिट करने से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो लाइफ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फीचर्स की, तो एलएलपी जो है इट इज हाइब्रिड बिजनेस एंटिटी कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। दैट मीन्स कि जो भी पॉजिटिव्स आपका एक पार्टनरशिप फर्म को होता है, जो भी पॉजिटिव्स आपका एक या फीचर्स आपका कंपनी को होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दूसरी चीज़, कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इसका जो प्रोसीजर है इट इज़ सिंपल एज कंपेयर दैट ऑफ कंपनी। देन देर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन एलएलपी। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है अप टू द सम दे हैव प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट, या हम कह सकते हैं उसको जो भी उनका प्रॉमिस्ड कंट्रीब्यूशन होता है उससे डिफाइन होती है कि उनकी लायबिलिटी क्या है। उसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस एंजॉय करती है। दैट मीन्स कि इसकी जो एंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स या ओनर्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टनर के आने या जाने से एलएलपी की लाइफ पे इंपैक्ट नहीं होता, एलएलपी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। साथ ही साथ क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। साथ ही साथ जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलएलपी अगर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको सोच रहे हैं कि आप जो है एनजीओ एक्टिविटीज करने वाले हैं तो एलएलपी जो है टेक्निकली आपके लिए राइट ऑप्शन नहीं है, वो आप एलएलपी पे वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको एनजीओ एक्टिविटीज करनी है, चैरिटेबल एक्टिविटीज करनी है, देन यू कैन गो फॉर सेक्शन 8 कंपनी और अ चैरिटेबल ट्रस्ट और अ सोसाइटी। मूविंग फर्दर, लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें फीचर्स में इंक्लूड किया वो है कि द कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी इज way cheaper than that of a company. Now, what is company? Company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous company law. Previous company law मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 1956 हुआ करता था, उससे पहले भी बहुत सारे इसके लॉज थे जो अंग्रेजों के समय से चलता चला आ रहा है। उसके अलावा आपको ये समझना जरूरी है दैट द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल कोई एलएलपी या कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे उसका शेयर होल्डर हो सकती है, उस कंपनी की मेंबर हो सकती है, ओनर हो सकती है। हम फीचर्स की अगर बात करें तो अगेन एलएलपी की ही तरह इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, अगेन बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, it is capable of owning the property, it can sue and it can be sued in its own name, the shares of the companies are transferable, the management of the company is separate from that its owners.
ये एक पॉइंट है जो एलएलपी से डिफरेंट होता है, बिकॉज एलएलपी में जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स ही देख रहे हैं, बट कंपनी में जो है डिफरेंस होता है। कंपनी में क्या होता है कि हो सकता है शेयर होल्डर कोई और हो, और शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स किसी और को अपॉइंट कर रखा है, वो डायरेक्टर्स जो है डे टू डे फंक्शनिंग कंपनी का देख रहे हैं। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको किसी भी कंपनी को क्लोज करना है तो यू हैव टू फॉलो अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लोजर का मतलब जो है यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ या वाइंडिंग अप से है। मूविंग फर्दर, सिमिलरली अगर हम बात करें कि अभी जो हमने फीचर्स डिस्कस किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का और कंपनी का, तो उसमें कॉमन फीचर्स क्या हैं? आपने भी नोटिस किया होगा कि दोनों की ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, विच मीन्स बोथ आर बॉडी कॉर्पोरेट, both have perpetual succession, the owners of the both type of entity, be it partners or be it members, they have limited liability. The company is capable of owning a property in its own name, it can sue and it can be sued in its own name. Then जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वहां पे तो बाइफर्केशन ऐसा है कि वहां पे दे हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस एंड दे हैव शेयर होल्डर्स। अगर मैं एलएलपी की बात करूं तो एट टाइम्स वहां पे पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक्टिव पार्टनर्स एंड पैसिव पार्टनर्स। तो वहां पे क्या है कि अगर आप जो है हो सकता हो कि आपके पार्टनर्स 10 हो एक एलएलपी में, लेकिन 2 या 1 ही लोग जो है एक्टिवली उस एलएलपी को मैनेज कर रहे हो, रेस्ट जो है वो स्लीपिंग पार्टनर हो। इसके अलावा both company and LLP can enter into contract in its own name. अगर दोनों को ही क्लोज करना है तो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों का ही जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है, इट एंजॉयज हायर क्रेडिट वर्दीनेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस नॉर्म दैट आर देयर। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि दोनों ही टाइप ऑफ एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर पब्लिक। तो अगर आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी छोटी सी छोटी कंपनी का भी अगर आपको बैलेंस शीट देखना है या एनुअल रिटर्न देखना है, तो आप एमसीए पोर्टल पे जाके, एक उसकी नॉमिनल फीस होती है 100 रुपए की, आप वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली एलएलपी का भी अगर आपको कोई रिकॉर्ड देखना है तो उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है फॉर्म 3 विच मीन्स द एलएलपी एग्रीमेंट। सो एक्सेप्ट एलएलपी एग्रीमेंट, अगर आपको एलएलपी का कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंटीमेशंस फाइल हो रहे हैं या जो भी रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, अगर आपको उसको देखना है तो उसकी एक नॉमिनल फीस 50 रुपए होती है, जो आप एमसीए पोर्टल पे करके उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो इट इज ओपन फॉर द पब्लिक। मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे कि एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर हम रजिस्टरिंग बॉडी की बात करें तो दोनों ही केस में जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है। आप प्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज, बट अगर हम एलएलपी लॉ में जाके पढ़ें तो एज ऑन डेट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज ओनली द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, नंबर 1। सो अगर इसीलिए मैंने जो आप आखिरी पार्ट देखेंगे, आखिरी कॉलम देखेंगे, वहां पे लिखा है विच इज बेटर। इस केस में कोई बहुत अंतर नहीं है, एक ही बात है। नेक्स्ट, चार्टर डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनीज जो एलएलपीज होती हैं उनके केस में द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट, व्हाइल इन केस ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द चार्टर डॉक्यूमेंट्स। एजीएम की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एलएलपी में एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाइल इन केस ऑफ कंपनी द कंपनी हैज टू एंश्योर दैट इट होल्ड्स एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। आगे हम बात करें तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो है एलएलपी में नहीं होती है। अगर कोई भी एलएलपी जिसकी टर्नओवर वो 40 लाख या उससे कम हो, या उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख या उससे कम हो, तो ये एक जो है एडेड एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी के केस में चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, उसके जो भी ऑपरेशंस हो रहे हो उसमें जो है ऑडिट होना मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये एक बेनिफिट है एलएलपी में। आप देखेंगे कि मैंने कंपैरेटिव में लिखा है कि इस मामले में जो है एडेड एडवांटेज जो है एलएलपी के पास है। मूविंग फर्दर, द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी टू एन एलएलपी, देन ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग एन एलएलपी इज वे चीपर देन द कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ पार्टनर कंपनी। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की। तो कंपैरेटिवली एलएलपी के केस में जो इसकी कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इट इज कंपैरेटिवली चीपर देन दैट ऑफ कंपनी।
मूविंग फर्दर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अगर हम बात करें तो एलएलपी में कोई सवाल ही नहीं उठता डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ता है, या फिर हम पार्टनर्स जो भी एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको हम सैलरी देते हैं। अगर हम कंपनी में बात करें, क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनके केस में जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले अगर मैं बात करूं तो आज से 2 साल पहले जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मैंडेटरी हुआ करता था, जिसका अराउंड 15 और 16% जो है टैक्स रेट था। रिसेंटली जो है फाइनेंस बिल में इसको हटा दिया गया है, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट स्टिल अगर दोनों में बात करें तो जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट है वो डिफरेंट हो जाता है। एलएलपी के केस में आप जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में, एंड जब एक बार, क्योंकि ऑलरेडी एलएलपी टैक्स पे कर चुकी है, उसके बाद अगर जो है प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं क्योंकि टैक्स ऑलरेडी पे करा जा चुका है, तो जब वो पार्टनर्स को रिसीव होता है, इंडिविजुअल्स को रिसीव होता है, देन दे आर एग्जेम्प्टेड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो आज के डेट में जो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था वहां पे वो टैक्स कंपनी पे करती थी, इंडिविजुअल को टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि कंपनी को एग्जाम कर दिया गया, दे डोंट हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो अब जिस भी इंडिविजुअल को डिविडेंड मिल रहा है देन उसकी इनकम ट्रीट करी जाएगी, और वो जो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहा होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस की बात करूं तो द नंबर ऑफ कंप्लायंस persisting in case of companies are way higher than the number of compliance as required in case of LLP. So the cost of compliance in case of company is little higher than that of LLP. Then अगर मैं बोर्ड मीटिंग की बात करूं तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कंपनी में ही होती है, तो वहां पे मैंडेटरी है। एलएलपी में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। मूविंग फर्दर, अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो जो भी एलएलपी का मैनेजमेंट होता है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं, या फिर हो सकता है एज पर एलएलपी एग्रीमेंट आपने स्पेसिफिक पार्टनर्स को जो है मैनेजमेंट दे रखा है कि आपको ये एलएलपी का जो है डे टू डे फंक्शनिंग देखना है। वहीं पे अगर कंपनी की बात करें तो वहाँ पे डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज देयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एंड शेयर होल्डर्स ने मिलकर किसी को एमडी अपॉइंट किया है या मैनेजर अपॉइंट किया है या केएमपी है उसमें, तो वो उसको जो है उसकी डे टू डे फंक्शनिंग मॉनिटर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो रिसेंट जो है एक चेंज आया है जहां पे उन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलएलपीज के लिए ये चीज़ लेके आने ही वाले हैं कि आपको भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। लेकिन अभी तक टिल फाइनेंशियल ईयर 2021 देयर वाज नो सच रिक्वायरमेंट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि किस तरीके से जो है हमको एलएलपी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो शेड्यूल 3 को फॉलो करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ही अगर हम बोर्ड रिपोर्ट की बात करें तो क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू बोर्ड रिपोर्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर which has to be considered at the time of annual general meeting of the company. एलएलपी के केस में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में ही अगर हम बात करें फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दोनों ही केस में इंटीमेशन तो होती है। कंपनी के केस में एओसी 4 फाइल होता है जिसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जो है साथ में सबमिट करते हैं। इन केस ऑफ एलएलपी हमको डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, उसकी डिटेल्स फर्निश करनी है, बट आपको जो है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाना मैंडेटरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करें, चार्जेस एज इन अगर कंपनी कोई लोन ले रही है, एलएलपी कोई लोन ले रही है जिसके लिए उसने अपने किसी एसेट को जो है मॉर्गेज कर रखा है, तो उस केस में अगर कंपनी है तो कंपनी में जो है चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है विदिन 30 डेज। वहीं पे अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि आपको जो है इंटीमेशन ऑफ चार्ज क्रिएशन फाइल करना ही करना है। हाँ, ये ऑप्शनल है। अगर एलएलपी फाइल करना चाहती है तो फॉर्म 8 में ऑप्शन दे रखा है कि दे कैन इंटीमेट द चार्ज क्रिएशन और चार्ज मॉडिफिकेशन, और दे कैन ऑल्सो इंटीमेट अबाउट द क्लोजर ऑफ द चार्ज। मूविंग फर्दर, अकाउंटिंग मेथड की बात करें तो कंपनी में एक्रूअल बेसिस पे ही होता है। वहीं पे एलएलपी के केस में कैश पे भी हो सकता है और एक्रूअल बेसिस पे भी जो है अकाउंटिंग करी जा सकती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एलएलपी के केस में मिनिमम 2 लोगों का होना, 2 इंडिविजुअल्स का, या एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट या 2 बॉडी कॉर्पोरेट का होना जरूरी है टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। वहीं पे अगर हम बात करें
कंपनी की, तो अगर 1% कंपनी है तो देयर हैज़ टू बी 1 सोल मेंबर हु हैज़ टू बी इंडिविजुअल। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम नंबर की बात करूं तो देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ एलएलपी की मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम एलएलपी की कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में आपका प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम देयर कैन बी 200 मेंबर्स, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वहां पे भी अगेन कोई लिमिट, अपर लिमिट नहीं है। फर्दर प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी के केस में तो बहुत क्लियर कट सेक्शन 118, 118 आप देख सकते हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं। वहीं पे अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो या तो जो है आपका जो भी शेड्यूल 1, 2 या 3 है उसके तहत होगा, या फिर आपका जो एलएलपी एग्रीमेंट कह रहा है जिस तरीके से उन्होंने मोडस ऑपरेंडी डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से आपको जो है मिनट्स प्रिपेयर करने होते हैं, एलएलपी को मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताऊं कंपनीज के केस में कंपनीज को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना होता है, कंपनी को रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग बनाना होता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाना होता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स बनाना होता है अगर उस पर रिक्वायरमेंट आ रही है। तो इस तरीके से करके मोटा मोटा 15-16 रजिस्टर्स हैं जो कंपनी के केस में बनाना पड़ता है। कुछ हैं जो मैंडेटरी हैं, कुछ हैं जो इवेंट बेस्ड हैं। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर। लाइबिलिटी की अगर बात करूं तो अगेन कंपनी में जो लाइबिलिटी डिसाइड होती है, अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने की गारंटी मेंबर ने दे रखी है उसके हिसाब से होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जो शेयर होल्डिंग है वो डिसाइड करती है कि बीइंग अ मेंबर मेरी लाइबिलिटी क्या है। अगर कंपनी जो है अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, एक ये भी ऑप्शन है, तो उस केस में देयर इज नो लिमिट ऑफ योर लाइबिलिटी। बट अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में जो लाइबिलिटी है वो डिसाइड होती है एलएलपी में आपका जो भी पार्टनर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कमिटेड कंट्रीब्यूशन, उससे जो है उसकी लाइबिलिटी डिसाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, इफ आई हैव कमिटेड दैट आई विल ब्रिंग 50,000 रुपीज इन केस इफ एनी लाइबिलिटी अराइजेस, देन माई लाइबिलिटी इज फिक्स्ड अप टू द लिमिट ऑफ 50,000 ओनली। सो अगर कल को जो है 60,000 की रिक्वायरमेंट होती है पे ऑफ करने के लिए किसी भी लाइबिलिटी को, देन मेरे को 50,000 तक ही कंट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर का 10,000 के लिए मैं लाइबल नहीं हूंगा। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने 19 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, जिसमें से आप देखेंगे कि ऐसे 5 पॉइंट है जहां पे कंपनी इज बेटर देन एलएलपी, और ऐसे 14 पॉइंट मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं जहां पे मेरे को लगता है कि एलएलपी इज बेटर देन कंपनी। बट अगेन सिर्फ ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे ही आप जो है अपना डिसीजन मेकिंग ना रखें। आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी या जो भी आप एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप एंटिटी बनाना चाह रहे हैं, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं, उसका विजन क्या है उसके, और एंड देन आपका जो है आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में सर्विस सेक्टर के लिए एलएलपी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंपनी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में, आपके लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आप जो है कंपनी या एलएलपी का सिलेक्शन करें। लेकिन आपको ये बेसिक्स अगर पता होगा तो शायद हो सकता हो आप बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करें। उसके अलावा एलएलपी का जो मैंने आपको बताया, आज के डेट में एलएलपी में कई बेनिफिट्स हैं। एलएलपी आपको जो है कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का ही जो है एक कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है, और एलएलपी जो है आज के डेट में इट इज़ अ ग्रोइंग मॉडल। जो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि ऐसा ठीक है अगर मेरे को बिजनेस करना है तो एलएलपी मॉडल में करें, तो ठीक है। बी वाइज व्हाइल यू चूज द फॉर्म ऑफ entity for yourself, for your business. In case if you have any query, please do share with us. Thank you.